प्रश्न क्लास 7 विषय विज्ञान दिनांक 24/11/20 अध्याय 12 पादप में जनन पादप में जनन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, जिसमें ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित, दोनों में से एक उपस्थित होता है, उसको हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पुष्प और दूसरा है एकलिंगी पुष्प, दूसरा आता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प जिसमें एकलिंगी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होने, उनको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही विद्यमान हो, उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे देखिए, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे एकलिंगी पुष्प होते हैं। जैसे सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे। जैसे हमने ये जैसे चित्र बनाया हुआ है, जिसके अंदर पुंकेसर का चित्र है, जिसके अंतर्गत उसके ऊपर ये पुत्र तंतु होते हैं, उसके ऊपर परागकोश होते हैं। स्त्री केसर में देखिए, इसमें एक वर्तिकाग्र पाया जाता है यहाँ पर, और इसको कहते हैं वर्तिका। इसके अंदर बीजांड है और दोनों में अंडाशय, इसमें भी ये पाया जाता है, इसमें भी ये पाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे हम परागण जैसे परागण भी आधा उसमें पाया जाता है। में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, नर और मादा। एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि स्त्री केसर में जैसे मालूम वर्तिका, बीजांड और अंडाशय उसमें पाया जाता है। मादा युग्मों तथा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से युग्मनज बनता है। जैसे लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में नर और मादा, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के मादा के युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। जैसे सामान्यतः परागणों में द्रव्य सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागण हल्के होते हैं, वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। जब कीट इसी प्रकार के अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ
परागण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्ती कागज पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्ती कागज पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे हमने परागण के बारे में हमने पढ़ा, जैसे स्वपरागण और परपरागण। ये परागण भी दो प्रकार से पाया जाता है। जैसे देखिए, सर्वप्रथम होता है परागणों का परागण परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्ती कागज पर स्थानांतरण परागण कहलाता है परागण। यदि परागण उसी पुष्प के वर्ती कागज पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्ती कागज पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्ती कागज पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाते हैं। और जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्ती कागज पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्ती कागज पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। और जैसे हमने चित्र बनाया है, जैसे सर्वप्रथम जैसे हमने परागण जैसे
जैसे ये इस चित्र में पाया जाता है, जैसे इसके अंतर्गत जैसे ये वर्तिकाग्र है इसमें, और जैसे परागण पाया जाता है इसके अंतर्गत, और दूसरा पराकोष, जैसे ये पराकोष इसमें पाया जाता है, और जैसे इसके अंतर्गत ये परागकण, उसी प्रकार से जैसे इसमें भी देखिए इसके अंतर्गत सर्वप्रथम वर्तिकाग्र और पराकोष इसमें पाए जाते हैं, इसमें भी ये दोनों पाए जाते हैं। तो एक सौ परागण होता है और दूसरा होता है पर परागण, जो हम कल आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे।